अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरा नाम नाज़िया है। मैं एक छोटे से शहर में रहने वाली एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसते हुए गुज़ारी। इसीलिए जब मैं जवान हुई तो मैंने अपनी अम्मा से साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अम्मा, मैं किसी गरीब घराने में हरगिज़ भी शादी नहीं करूँगी। मुझे किसी अमीर घराने में रुखसत करना। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरान हुईं और कहने लगीं, हम जैसे लोगों के घरों में बड़े घरों से रिश्ता भला कैसे आ सकता है? हमारा तो ऐसे लोगों में उठना बैठना और मिलना जुलना ही नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो वाकई ही ठीक थी। बड़े लोगों तक रसाई ही नहीं थी, तो वहाँ से रिश्ता आने की उम्मीद बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। मैंने अम्मा से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर में बाहर निकलूंगी, कुछ लोगों में उठूंगी बैठूंगी तो कोई ना कोई अच्छा और अमीर शख्स टकरा ही जाएगा। मेरी बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। कहने लगी, शर्म करो फजीला, लड़की होकर ऐसी बात कैसे कह सकती हो? हमने तुम्हें तालीम इसलिए नहीं दिलवाई ताकि तुम दफ्तरों के धक्के खाओ और अपने लिए बर ढूंढती फिरो। अम्मा की बात सुनकर मैं और भी गुस्सा हो गई। अम्मा, तुम क्या चाहती हो? सारी जिंदगी मैं इस चार दीवारी में घुट घुट कर गुजार दूं, क्योंकि जो रिश्ते मेरे लिए आ रहे हैं उनमें से कोई एक भी मेरे काबिल नहीं है। और तुम्हें ये बात भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे कोई भी अच्छा और अमीर लड़का मिल सकता है। बस तू मुझे नौकरी की इजाज़त दे दे। और इसके बाद मैंने घर में इतना हंगामा डाला कि बिलाखिर अम्मा ने मुझे नौकरी करने की इजाज़त दे ही दी। अपनी डिग्री उठाए मैं कुछ दिनों तक सड़कों की खाक छानती रही और फिर एक दिन मुझे एक दफ्तर में नौकरी मिल गई। मुझे सेक्रेटरी की नौकरी मिली थी। वो मेरे बॉस अकरम थे, जिन्हें अपने साथ हर वक्त सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाले शख्स थे। उनके पास वक्त की बहुत कमी होती और मेरा काम उसी वक्त को मैनेज करते हुए उनकी मीटिंग्स को तरतीब देना होता था। मैं उनकी फाइलें संभालती, उनके साथ हर मीटिंग में शामिल होती। गर्ज ये कि मेरा सारा वक्त मेरे बॉस अकरम साहब के साथ ही गुजरने लगा। एक महीना तेज़ी से भागा और इस दरमियान मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन कोई भी एक अमीर कबीर इंसान नहीं था सिवाय बॉस के। लेकिन उनसे शादी करने का एक बार भी मेरे दिल में ख्याल ना आया। वो एक करोड़पति इंसान थे, भला वो मुझसे शादी क्यों करते? उनके पास ना ही रिश्तों की कमी हुई थी और ना ही पैसों की कोई कमी थी। इसलिए मैंने उन पर कोई नज़र ना डाली, बल्कि दफ्तर में इर्द गिर्द मर्दों को तलाश करती रही। और फिर एक दिन मेरे बॉस ने खुद मुझे प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी तो वो मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। आज तक तुमने मुझे कभी तंग नहीं किया और ना ही दूसरी लड़कियों की तरह तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे ही किसी शरीफ लड़की की तलाश थी। बॉस की बात सुनकर मैं ना सिर्फ हैरान हुई थी, बल्कि मुझे उनकी सादगी पर हंसी भी आई थी और मैंने थोड़े पसोपेश के बाद उनका प्रपोज़ल कबूल कर लिया था। फिर वो कहने लगे कि मेरे घर वाले तुम्हारे घर रिश्ता लाने को कभी राज़ी ना होंगे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं। मेरे सर पर माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन बड़ा भाई और भाभी हैं। वो मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। इसीलिए मैं खुद रिश्ता लेकर आऊँगा और निकाह के बाद ही अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊँगा। मैं तो बस अकरम से शादी का सोचकर ही इतनी खुश थी कि मैंने इस बात पर भी कोई एतराज़ ना किया। अलबत्ता अकरम जब मेरे घर रिश्ता लेकर आए तो मेरी माँ को इस बात पर बहुत एतराज़ हुआ कि उनके घर वाले क्यों नहीं आए। लेकिन मैंने अम्मा को किसी न किसी तरह समझा दिया कि इनके माँ बाप नहीं हैं और बड़ी भाभी शायद अच्छी औरत ना हो। मेरी बात सुनकर अम्मा खामोश हो गईं और फिर एक हफ्ते बाद ही अकरम ने मुझसे शादी से अकरम ने मुझसे सादगी से निकाह किया और मुझे रुखसत करवाकर अपने घर ले गए। घर क्या था, एक आली शान सा महल था, जिसमें कदम रखते ही मुझे अपनी ज़िंदगी के बदल जाने का एहसास हुआ था और इस बात पर यकीन आ गया था
کہ मैं वाकई ही बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मैं अंदर दाखिल ही हुई थी कि मुझे सामने से एक 25 साला जवान और खूबसूरत लड़की आती दिखाई दी, जिसने जदीद तराश खराश का लिबास पहन रखा था। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर और खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़रें उसके सरापे पर ठहर सी गई थीं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अकरम ने तो बताया था कि सिर्फ उनके बड़े भाई और भाभी उनके साथ रहते हैं, तो फिर ये कौन है? क्या अकरम की कोई बहन भी है? अकरम के बड़े भाई शहजाद को मैंने देख रखा था, इसलिए मुझे ये यकीन था कि ये मेरी जिठानी तो हो नहीं सकती। शायद शहजाद की बेटी हो। वो मेरे करीब आ गई और सर से पांव तक मुझे देखते हुए हैरत से पूछने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर मुझे समझ ना आया कि मैं क्या जवाब दूँ। न जाने वो कौन थी और अकरम और मेरे बारे में अपने घर वालों को क्या बताने वाले थे। इसीलिए मैं बस खामोशी से उसे देखने लगी तो वो गुस्से में फुंकारी, गूंगी हो क्या? ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आई हो? कौन तुम? उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया। दिल चाहा कि उसे बुरी तरह से जवाब दूं, लेकिन अकरम की वजह से मैं खामोश रही। चंद लम्हों में ही अकरम भी अंदर दाखिल हो गए। मुझे खामोश तस्वीर बिना देख वो फौरन ही करीब आए और फिर इस लड़की की तरफ देखते हुए इंतहाई तमीज़ से कहने लगे, भाभी, ये मेरी बीवी फजीला है। मैंने शादी कर ली है। जहां अकरम की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग बदला था, वहीं मेरे भी होश उड़े थे, क्योंकि अकरम ने उसे भाभी कहा था। तो क्या ये लड़की मेरी जिठानी थी? एक 25 साल की उम्र की लड़की मेरी जिठानी कैसे हो सकती थी? क्योंकि मेरे जेठ तो 55 से 60 साल की उम्र के दरमियान के मर्द थे। वो लड़की गुस्से में अकरम से कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अकरम? तुम कैसे उठाकर ले आए हो? किससे शादी कर ली है तुम जानते हो ना, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए रिमशा को पसंद कर रखा है। हम तो जल्द ही रिश्ता लेकर जाने वाले थे। वो बेइंतहा गुस्से में अकरम से मुखातिब थीं और मैं बस सर से पांव तक उसे देख रही थी। अकरम कहने लगे, भाभी, मैंने मना किया था कि मैं रिमशा से शादी नहीं करूँगा, लेकिन आपने और भाई ने मेरी एक ना सुनी। इसीलिए मैंने पहले ही निकाह कर लिया ताकि आप रिमशा के घर रिश्ता लेकर ना जाएं। फ़ज़ीला मेरी बीवी है और मैं अब फ़ज़ीला के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भाई को इस बात के लिए राज़ी करें कि वो फ़ज़ीला को अपना लें और हमारी शादी को कबूल कर लें। भाई तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आप कहेंगी तो वो फ़ौरन मान जाएंगे। मेरा शौहर बड़ी आजिज़ी के साथ अपनी भाभी से दरख्वास्त कर रहा था, जिसे वो कोई बड़ी उम्र की औरत हो और मेरा शौहर उससे छोटा। मेरे शौहर की बात सुनकर भाभी कहने लगी, ठीक है, अगर तुमने शादी कर ली है तो फिर मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, लेकिन इस लड़की से कहो कि हमारे तौर तरीके जल्दी सीख ले, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम किसी गरीब घराने की लड़की को उठा लाए हो। भाभी ने इतनी नखवत से कहा था कि मुझे और भी ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। उनके आगे मैं खुद को बहुत ही छोटा और कमतर महसूस कर रही थी। फिर भाभी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दोबारा से अपने कमरे की तरफ चली गईं। अकरम ने मुझे देखा और मुस्कुरा कर बोले, अगर भाभी ने तुम्हें कबूल कर लिया है तो समझो कि अब भाई भी मान ही जाएंगे। वो भाभी की हर बात सुनते हैं, क्योंकि भाभी भाई का बहुत ख्याल रखती हैं और इनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अकरम इस अंदाज से मुझे ये बात बता रहा था कि मैं हैरत से उसे देखती ही रह गई। अकरम, ये 25 साल की लड़की कमोबेश मेरे बराबर की ही है। क्या ये तुम्हारी बड़ी भाभी है? तुम्हारे भाई तो 55 साल के होंगे। ये लड़की तो बहुत छोटी है। मुझे तो लगा ये तुम्हारी भतीजी होगी। मेरी बात सुनकर अकरम मुस्कुराए और बोले, हाँ, मेरी तरह ही भाई ने भी पसंद की शादी की है। और बस ये बात और है कि भाभी अमीर घराने की हैं, जबकि तुम छोटे घराने की हो। लेकिन फिक्र ना करो, भाभी सब ठीक कर देंगी। बस तुम वही करो जो भाभी कहती हैं। अकरम की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी थी। कुदरत ने मुझे अपना नसीब बदलने का मौका दिया था और मैं इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। अगर इसके लिए मुझे अकरम की भाभी की चाकरी भी करनी पड़ती तो कोई हर्ज नहीं था। अकरम ने बताया कि इनके भाई 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हुए हैं। तब तक मैं भाभी के दिल में अपनी जगह बना लूं और फिर भाई वापस आएंगे तो भाभी खुद ही उन्हें राज़ी कर लेंगी।
फिर अकरम मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बड़े से कमरे में ले गए और मखमली बिस्तर पर बिठाया तो मेरे सारे अरमान धीरे धीरे पूरे होने लगे। अकरम ने अपनी मोहब्बत से मुझे सरशार कर दिया था। वो 40 साल के एक उधेड़ उम्र मर्द थे, लेकिन उनकी मोहब्बत मेरे लिए बेपनाह थी। अकरम वाकई ही मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। शादी की पहली रात धीरे धीरे उन्होंने अपनी मोहब्बत मुझ पर लुटाई और मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशियाँ सिर्फ चंद दिनों की ही मेहमान हैं। अगली सुबह जब मैं बिस्तर से उठी तो मेरा पूरा वजूद दर्द कर रहा था। मैंने शावर लिया और कितनी ही देर कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ी होकर लॉन का मंजर देखने लगी। फिर ख्याल आया कि कमरे से बाहर निकलती हूँ। अकरम के उठने में तो वक्त था। मैं सारे घर का एक चक्कर लगाना चाहती थी, इसीलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी जिठानी किचन में मौजूद थी और मुलाजमों के साथ खाना बनाने में मसरूफ़ थी। भाभी को किचन में देखकर मैंने खुद ही किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए। मुझे भाभी का दिल जीतना था ताकि इस घर में मेरी जगह और भी मजबूत हो जाती। और फिर मैं ये देखकर मज़ीद हैरान हुई कि नौकरों से कहीं ज़्यादा काम भाभी खुद कर रही थीं। नौकर बस उनके आगे पीछे खड़े उनके हुक्म मान रहे थे और वो सारे घर को अपने हिसाब से जल्दी जल्दी साफ़ करवा रही थीं। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस घर में अकरम की भाभी की क्या हैसियत थी, क्योंकि उनके एक फ़ोन पर अकरम उठकर नाश्ते की टेबल तक चला आया था, जबकि मैंने खुद कमरे से निकलने से पहले कितनी देर अकरम को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अकरम ने आंखें ना खोली थीं। अकरम की भाभी जो कहती, अकरम आंखें बंद करके उस पर लब्बैक कहता। एक 25 साल की लड़की ने 2 बड़ी उम्र के मर्दों को पूरी तरह से अपने ताबे किया हुआ था, और ये बात मुझे किसी तरह हजम नहीं हो रही थी। दिन तेज़ी से गुजरे और 2 दिन बाद मेरे जेठ वापस आ गए। मुझे देखकर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था, लेकिन भाभी ने न जाने ऐसा क्या कहा था कि मेरे जेठ बिल्कुल खामोश हो गए थे और उन्होंने मुझे कबूल कर लिया था। इस बात पर अकरम ने भाभी का बहुत शुक्रिया अदा किया था और मुझे भी ताकीद की थी कि मैं भाभी की कदर करूं और उनका हर हुक्म सर आंखों पर रखूं, क्योंकि अगर वो ना होती तो भाई कभी शायद मुझे अपनी भाभी के रूप में कबूल ना करते। अकरम को खुश करने के लिए मैंने भाभी की चापलूसी शुरू कर दी, अगरचे कभी कभी मुझे उनसे जलन भी होती थी कि कैसे उन्होंने पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। लेकिन फिर बिलाखिर मैं ये सोच कर खामोश हो जाती, क्या अकरम इनसे मोहब्बत करते हैं और अकरम की खातिर मुझे भाभी की इज़्ज़त करनी है। मेरी 25 साला जिठानी इंतहाई फुर्तीली और सुघड़ औरत थी। मेरे उठने से पहले ही वो घर का आधे से ज़्यादा काम निपटा चुकी होती और ख़ुद भी अच्छी तरह से तैयार नज़र आती। मैंने कभी उन्हें किसी ख़राब हुलिये में ना देखा था। हर वक्त वो पूरी तरह अच्छे कपड़े पहनकर बाल खुले छोड़कर तैयार फिरती, अपने शौहर की भी खूब खिदमत करती नज़र आती, अपने शौहर के आगे पीछे घूमती और उनके खाने पीने का ख्याल रखती। 10 दिन के अंदर अंदर ही मुझे ये सब देखकर बहुत हैरानगी हुई थी कि एक अमीर कबीर लड़की जिसके पास किसी चीज़ की कमी ना थी, घर में नौकरों का ढेर था और वो अपने शौहर का छोटे से छोटा काम भी खुद करती थी। अकरम के बहुत से मामलात का ख्याल भी भाभी ही रखती थी। ख़ासकर रात के वक्त अपने शौहर के लिए जिस तरह दूध तैयार करती, मैं उनकी मेहनत देखकर हैरान रह जाती। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि अमीर औरतें भी काम करती होंगी। भाभी की वजह से मुझे भी काम काज में हाथ बटाना पड़ता, वरना मैं तो चाहती थी कि सारा काम मुलाजिम करें, लेकिन जब भाभी काम करती नज़र आती तो मुझे शर्मिंदगी होती और फिर अकरम भी कहते कि भाभी के साथ रहा करो, इसीलिए मैं सारा वक्त उनके साथ काम काज में लगी रहती। हाँ, अलबत्ता इस बड़े से घर में मुझे सुकून की ज़िंदगी ज़रूर मिल गई थी। एक रात मैं अकरम के लिए दूध लेने किचन में गई तो मैंने देखा कि भाभी चने भून कर पीस रही थी। मैंने हैरत से पूछा, भाभी ये क्या कर रही हैं? तो पहले तो वो कुछ हिचकिचाईं और फिर कहने लगी कि चने पीस रही हूँ, फिर खजूर और चने दूध में मिलाकर तुम्हारे भाई को पिलाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं चौंकी और कहा, खैरियत तो है? क्या भाई की तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई मसला है? मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुराईं और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखती हूँ ताकि उन्हें कमज़ोरी ना हो।
अब उनकी उम्र हो रही है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जवान और तवाना ही रहें। ये कहकर भाभी ने जल्दी से वो पिसा हुआ पाउडर और खजूर दूध में मिलाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। भाभी के जाने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि क्या वाकई ही भाभी भाई के लिए इतनी मेहनत कर सकती हैं? क्या मोहब्बत इतनी अंधी होती है कि 55 साल के बूढ़े के पीछे वो अपनी जवानी ज़ाया कर रही हैं, जबकि मेरी भाभी जैसी लड़की को तो इन लड़कों की कोई कमी भी ना होती। मैं बस उन्हीं सोचों में गुम अकरम के लिए दूध उठाकर कमरे में गई तो अकरम कहने लगे, क्या बात है, कुछ परेशान नज़र आ रही हो। मैं अकरम के सामने ही बैठ गई और कहा, अकरम, भाभी बहुत जवान हैं, उन्होंने भाई से शादी कैसे कर ली? मेरी बात सुनकर अकरम के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगे, मेरे भाई में क्या बुराई है, थोड़ी उम्र ही ज़्यादा है, लेकिन उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, जब इंसान को मोहब्बत हो तो फिर वो कुछ भी करता है। भाभी ने भी उम्र का फ़र्क नहीं देखा, भाई बहुत अच्छे हैं, बस इसीलिए उनसे शादी कर ली, और देखो कितने दिल से वो इस रिश्ते को निभा भी रही हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह भाभी ने इस घर की और सबकी जिम्मेदारी संभाली है, अब से तुम भी भाभी की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझो और मेरा हर काम खुद बढ़ चढ़कर ही करो। अकरम की बात पर मेरा मुंह बन गया था। वो हर बात पर मुझे भाभी के नाम का जो भाषण सुनाते रहते थे, वो सुनकर अब मेरा मूड ख़राब होने लगा था। वो चाहते थे कि मैं भाभी जैसी बन जाऊं, हर काम उनकी तरह करूं, और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मैंने अकरम पर ज़ाहिर ना होने दिया कि उनकी बात मुझ पर नागवार गुजरी है, बल्कि मैं मुस्कुरा दी और मैंने कोशिश की कि बढ़ चढ़कर अकरम के लिए खुद सब कुछ करूं। फिर हमारी शादी को 2 महीने हुए तो मेरी माँ कहने लगी कि अगर तुम हामिला हो गई तो हमेशा के लिए तुम्हारा पाँव उस घर में मजबूत हो जाएगा। जल्द से जल्द हामिला होने के बारे में सोचो। लेकिन मैं अम्मा को क्या बताती कि मेरा 40 साला शौहर अपने कारोबार में इस कदर मसरूफ़ रहता है कि वो बमुश्किल ही मुझे वक्त दे पाता है। हमारी शादी के कुछ दिनों बाद ही अकरम ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे। अकरम रात को थके हारे घर आते तो सो जाते, जबकि भाभी और भाई के कमरे से रात देर तक बातों की आवाज़ें भी आती और कमरे की बत्ती भी जलती रहती। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि भाभी ठीक ही कहती हैं। भाई भले ही 55 साल के हों, लेकिन वो अकरम से ज़्यादा जवान थे। और फिर मुझे लगा कि ये सब कुछ उस दूध की बदौलत है जो भाभी रोज़ रात को भाई को पिलाती हैं। आखिर इतनी मेहनत के पीछे कोई तो वजह होगी। अगली रात जब मैं अकरम के लिए दूध लेने किचन में गई तो मेरी नज़र उस पिसे हुए पाउडर के डिब्बे पर पड़ी जो भाभी ने पीस कर रखा था। अगर मैं ये अकरम के दूध में मिलाकर उन्हें पिलाऊं तो क्या वो भी भाई जैसे ताकतवर हो जाएंगे और मेरी ज़िंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। ये ख्याल आते ही मैंने जल्दी से वो पाउडर का डिब्बा खोला जो मेरे हिसाब से पीले चनों का पाउडर था, जिसे भाभी ने पीस रखा था। उसे अकरम के दूध में मिलाकर घोला और फिर खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैंने अकरम को बिना कुछ कहे वो दूध का गिलास पकड़ा दिया। अकरम लैपटॉप पर अपने काम में मसरूफ़ थे। उन्होंने बिना देखे जल्दी जल्दी वो सारा दूध पिया और फिर गिलास मेरे हवाले कर दिया। मैंने सोचा कि मैं भी भाभी की तरह बाकायदगी से अब अकरम को यही वाला दूध दूंगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो एक गिलास ही मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला था। अकरम को दूध का गिलास देकर मैं सुकून से बिस्तर पर लेट गई थी। अकरम प्रोजेक्ट की वजह से आजकल बहुत मसरूफ़ थे और लेट नाइट लैपटॉप पर काम करते रहते या फिर जल्दी सो जाते, इसलिए मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं बस दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि अगर जल्दी मेरे पाँव भारी हो गए तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वैसे तो मैंने बहुत कुछ अपने लिए बदल दिया था। किसने सोचा था कि मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की कभी इतने बड़े घर की बहू बन जाएगी। मैंने तो तसव्वुर में भी इतना बड़ा घर अपने लिए नहीं सोचा था। ये मेरी किस्मत ही थी जो मुझे यहाँ तक ले आई थी। अब बस मुझे अपने पाँव मजबूत करने थे। अकरम से गुजरे 2 महीनों में मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। मेरी जिठानी भी कोई बुरी औरत ना थी, बल्कि उसने भी इस घर को संभालने में कोई कसर ना छोड़ रखी थी। बल्कि वो तो अपने बूढ़े शौहर की भी इतनी खिदमत करती थी कि कभी कभी मैं हैरान ही रह जाती थी। मैं सोच रही थी कि मैं भी अब अकरम की ऐसी खिदमत करूंगी और रोज़ाना उन्हें ताकत के लिए दूध दूंगी ताकि मेरी गोद भर जाए।
और ज़िंदगी संवर जाए। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी और फिर न जाने कितनी देर गुजरी, मुझे कुछ खबर ना हुई। बस एक एहसास से मेरी आंख खुली, जैसे अकरम मुझ पर हावी हो रहे थे। मैंने उठकर देखा तो मेरे ऊपर वो झुके हुए थे और उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अकरम की हालत देखकर मैं घबरा गई और फिर अकरम ने मेरा गला पकड़ लिया और कहने लगे, क्या पिलाया है तुमने मुझे? अकरम की बात पर मेरी जान निकली थी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से रुक रुक कर बात कर रहे थे। मैंने घबरा कर पूछा, अकरम क्या हो रहा है आपको? लेकिन बिना कुछ कहे वो एकदम ही बेड पर बैठे और उनके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर मेरी चीखें निकलीं और मेरी आवाज़ पर भाभी और भाई दौड़े चले आए। अकरम का हाल देखते ही भाई कहने लगे, इसने तो शायद किसी किस्म का जहर लिया है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकली और फिर भाई भाभी अकरम को गाड़ी में डालकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। मैं भी उन्हीं के साथ थी, लेकिन सारा रास्ता मेरी जान उस पर बनी हुई थी। सूली पर लटक गई मेरी जान। अकरम मेरी गोद में सर रखे बेहोश हो चुके थे। हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने भाई की बात की तस्दीक करते हुए कहा कि अकरम को जहर दिया गया है। अकरम का इलाज शुरू हुआ और मैदे से जहर की सफाई हुई, लेकिन जहर बहुत ख़तरनाक था, जिसकी वजह से उनकी हालत खतरे में थी और मैं पूरी तरह दुआओं में मसरूफ़ थी। और फिर तकरीबन 12 घंटे बाद जाकर अकरम को होश आया था। डॉक्टर ने बताया था कि अकरम ने जो दूध पिया था, इसमें जहर मिला हुआ था। ये सुनकर भाई ने फ़ौरन ही पुलिस को बुलवाकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि उनको यकीन था कि ये मेरा ही किया धरा है, जबकि मैं चीख चीख कर बता रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी ही देर में मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। किस्मत ने ऐसा खेल खेला था कि मैं समझ भी ना पाई थी कि क्या हुआ है। फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। ना कोई मुझसे मिलने आया था, ना किसी ने मेरी ज़मानत करवाई थी। 2 दिन बाद अकरम मेरे पास आए तो उन्हें देखकर मैं रोने लग गई और कहा, अकरम यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। अकरम कहने लगे, यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मेरे दूध में जहर क्यों मिलाया तुमने? उस गिलास की भी मेडिकल जांच करवाई गई है जो मैंने पिया था, उसमें वाकई ही जहर था। तुमने क्या मिलाया था? मैंने अकरम को रोते हुए बताया कि मैंने कुछ नहीं मिलाया था। मैंने तो बस चनों का पाउडर मिलाया था, वही पाउडर जो भाभी भाई को पिलाती हैं। मैं आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त देखना चाहती थी। आप काम में बहुत मसरूफ़ थे, इसीलिए मैंने आपको दूध में वही पाउडर घोल कर दे दिया। मेरी बात सुनकर अकरम हैरान हुए और कहने लगे, भाभी कौन सा पाउडर भाई को देती हैं? मैंने उन्हें बताया कि पीले चनों का पाउडर पीसकर खजूर के साथ दूध में मिलाकर देती हैं। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए और कुछ ना बोले। फिर इतने में अकरम के भाई पीछे से चले आए। कहने लगे, चलो अकरम, यहाँ इस औरत के पास क्यों बैठे हुए हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि इसने दौलत की लालच में तुमसे शादी की है, और अब देखो तुम्हें मारने के चक्कर में थी। अकरम ने एक नज़र मुझ पर डाली और अपने भाई से पूछने लगे, आप रोज़ाना रात को कौन सा दूध पीते हैं? अकरम के भाई ये सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, मैं तो कोई दूध पीता नहीं। तुम्हें तो मालूम है मुझे बिल्कुल भी दूध पसंद नहीं है। अकरम ने फिर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, अब बताओ तुम झूठ पर झूठ क्यों कह रही हो? अकरम की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, अकरम मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। वाकई ही भाभी रोज़ दूध में कुछ मिलाकर कमरे में लेकर जाती हैं, और उन्होंने ही बताया था कि वो भाई की कमज़ोरी दूर करने के लिए वो दूध पिलाती हैं। अकरम और मेरे जेठ कुछ देर के लिए खामोश रहे और फिर खामोशी से ही चले गए। फिर अगले दिन अकरम मेरे पास आए तो कहने लगे, किचन में ऐसा कोई पाउडर मौजूद नहीं है और ना ही मुलाजमों को ऐसे किसी पाउडर का इल्म है। तुमने मुझे मारने के लिए जो मंसूबा बनाया है उसे कबूल कर लो। मेरा दिल तुमसे अब भी मोहब्बत करने पर मजबूर है। मैं तुम्हें बचा लूँगा। एक बार कह दो कि सब कुछ तुमने ही किया। अकरम की बात सुनकर मैंने इनकार में सर हिला दिया और कहा, मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ अकरम, मैंने कुछ नहीं किया। अकरम कितनी ही देर मेरे पास बैठकर रोते रहे, जैसे उन्हें मुझसे ये उम्मीद ना हो, और मैं उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही। और फिर न जाने किस लम्हे उन्हें मेरी बेगुनाही पर यकीन आ गया। अकरम ने अपना केस वापस लिया और मुझे आज़ाद करवा लिया।
हम घर पहुंचे तो भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। अकरम भाभी के कमरे के दरवाजे के पास गए तो वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रही थी कि मैंने उस गरीब लड़की को ऐसा फंसाया है कि सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेगी, और फिर रिमशा और अकरम की मैं खुद धूमधाम से शादी करवाऊंगी। मुझे मालूम था कि एक न एक दिन वो लड़की ज़रूर मेरी जलन में अपने शौहर को वही पाउडर दूध में डालकर देगी जो उसे लगता है कि मैं अपने शौहर को पिलाती हूँ। इसीलिए मैंने उसमें जहर मिलाकर रखा था। अब देखना, ना ही अकरम उसे माफ़ करेगा, ना ही अदालत, और फिर रिमशा के साथ मैं खुद धूमधाम से अकरम की शादी करवा कर अपनी मर्जी की बहू इस घर में लाऊंगी। ये दोनों भाई तो इंतहाई सीधे सादे और बेवकूफ़ से हैं। मैं और रिमशा खूब राज करेंगी। ये कहकर भाभी हंसी थी और उनका सारा सच खुद बखुद ही मेरे और अकरम के सामने आ गया था। अकरम के तो सर पर आसमान गिर पड़ा था। इतने में पीछे से मेरे जेठ भी आ गए थे। अकरम ने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्हें यकीन ना आया, और फिर जब उन्होंने अपने तरीके से मालूमात हासिल की तो उन्हें पता चला कि वाकई ही भाभी ने वो सब कुछ किया था जो मैंने बताया था। भाई ने खड़े खड़े भाभी को तलाक दे दी थी और उन्हें घर से निकाल दिया था। दरअसल भाभी मेरी जगह रिमशा को लाना चाहती थी, जो उनकी खाला की बेटी थी। भाभी कोई अमीर औरत नहीं थी। भाभी के पास जो भी पैसा था वो भाई का ही दिया हुआ था, और वो चाहती थी कि अब रिमशा का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाए। इसीलिए उन्होंने मुझे मेरे ही शौहर के कत्ल के जुर्म में फंसाने की कोशिश की थी। वो तो खुदा का शुक्र था कि मेरा शौहर बच गया था और उसकी जान नहीं गई थी। भाई ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और अकरम ने भी। आज मैं अपने शौहर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। भाई बिल्कुल खामोश से हो गए हैं, क्योंकि वो वाकई ही भाभी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भाभी ने अपनी लालच में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, और आज वो तलाक का धब्बा लेकर अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हैं। मैंने ना सिर्फ अकरम की खिदमत की, बल्कि मैं अब उनके भाई का भी ख्याल रखती हूँ। जल्द ही हम कोई अच्छी और शरीफ लड़की देखकर दोबारा उनका घर बसाने का इरादा रखते हैं। अगर कोई बेवा या तलाक याफ्ता लड़की मेरे जेठ से शादी करने की ख्वाहिशमंद है तो वो कमेंट में ज़रूर हमें बताए।